बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम का पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल लीगल सिस्टम। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये ग्लोबल लीगल सिस्टम है क्या। सबसे पहले तो हम जो टर्म लीगल सिस्टम है इसको देख लेते हैं कि लीगल सिस्टम होता क्या है। तो लीगल सिस्टम होता है प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ये एक प्रोसेस है कि लॉ को इंटरप्रेट करने का और उसको इन्फोर्स करने का। ठीक है, अगर हम सादा अल्फाज में देखें तो लीगल सिस्टम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशंस है, जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस होती है, उनकी एक जुरिस्डिक्शन बताई गई होती है कि आपका ये काम है, आपने ये करना है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसी तरह तो लीगल सिस्टम क्या होता है कि ये लॉ को इंटरप्रेट करता है और इन्फोर्स करता है। इंटरप्रेट कैसे करता है कि यानी वही इसमें आ जाता है कि जुरिस्डिक्शन बताता है कि आपका ये काम है, आपने अपने इस काम से तजावुज नहीं करना, इससे आपने आगे नहीं निकलना। ठीक है, अब इंटरप्रेट करना किसका काम होता है? इंटरप्रेट जो लॉ की इंटरप्रिटेशन का काम होता है ये जुडिशरी का होता है। और दूसरा इन्फोर्स करना किसका काम होता है? ये इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज जो होती है, पुलिस होगी या इस तरह की अथॉरिटीज जो होती है, वो लॉ को इन्फोर्स कराती है। ठीक है, ये हमारे पास लीगल सिस्टम में आ जाता है। आगे ग्लोबल का तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड, यानी हम इसमें पढ़ रहे हैं कि दुनिया में कौन कौन से लीगल सिस्टम है, हम उसको यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ की डेफिनेशन जॉन ऑस्टिन ने बताई थी कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन एंड बैक बाय सैंक्शन। कि क्या ये एक जो सॉवरन अथॉरिटी होती है मुल्क की, ठीक है, वो एक कमांड जारी करती है। लॉ एक उनका कमांड होता है, हुक्म होता है, जिसको आगे इन्फोर्स कौन कराता है? जो स्टेट की जो अथॉरिटी होती है वो इसको इन्फोर्स कराती है। डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम आगे इसमें यही डेफिनेशन है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेट एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। यानी ये लॉ की इंटरप्रिटेशन भी करता है और लॉ को इन्फोर्स कराता है। आगे अगर हम रिक्वायरमेंट्स देख ले या पर्पस ऑफ लॉ, तो लॉ का पर्पस क्या होता है या रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, लॉ को जब आपने इन्फोर्स करना है तो उसके लिए ये लाजमी है कि कोई सोसाइटी एक होनी चाहिए जिस पे आपने इन्फोर्स करना है उसको। अब आपके पास जब अगर एक जगह है, एक ज्योग्राफी है, ठीक है, उसमें लोग मौजूद ही नहीं है, तो आप लॉ किस पे इन्फोर्स कराएंगे? तो लॉ के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि एक सोसाइटी या स्टेट होनी चाहिए कि जिस पे आप लॉ को जिन पे आप लॉ को इन्फोर्स कर सके। ठीक है, क्या होता है कि पहले क्या होता था कि फैमिलीज होती थी। फैमिलीज से फिर क्या हुआ कि एक ट्राइब सी बनी, सोसाइटी बनी, और देन क्या बना? एक स्टेट बना। और स्टेट के लिए फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि जो अथॉरिटी है, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन है, पुलिस का ये काम होगा और डिफेंस का ये काम होगा कि इसको कंट्रोल करना है, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। इस तरह के काम्स बताए गए थे। ये एक लीगल सिस्टम का काम होता है। लॉ का पर्पस क्या होता है कि लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, जो एक सोसाइटी के लोग हैं उनकी जो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको जो इन्फोर्स करना होता है वो लॉ का काम होता है। ठीक है, एक सोसाइटी में पीस एंड मेंटेनेंस रखना ये लॉ का एक पर्पस होता है। आगे हम मेजर लीगल सिस्टम इन देते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास सिविल लॉ है। सिविल लॉ क्या होता है कि सिविल लॉ हमारे पास सादे अल्फाज में अगर हम कहें तो सिविल लॉ रिटन लॉ को कहा जाता है। यानी कोई भी कोड आपके पास जो रिटन लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम सिविल लॉ कहते हैं। सिविल लॉ डिराइव हुआ कहाँ से? रोमन एम्पायर से। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस, जो उनका पहला डॉक्यूमेंट आया था, जो रिटन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट आया था, वहां से सिविल लॉ डिराइव हुआ है। अब रोमन एम्पायर की हम तारीख देख ले तो उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ठीक है, वहां पे क्या थे कि पहले जो लॉस थे ऐसी बनाए जाते थे, बादशाह जो भी हुक्म दिया उसने वो लॉ बन गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसमें जब जस्टिनियन और ये दूसरे किंग्स आए
तो उन्होंने क्या किया कि एक कोडेड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट्स बनाए सिविल, जिसके बाद एक कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस बना था, जो जिसको हम रिटन लॉ भी कहते हैं। और उसमें 12 टेबल भी आ जाता है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। तो बेसिकली जो सिविल लॉ है ये एक रिटन लॉ को कहते हैं हम। कोई भी रिटन लॉ जो हमारा देख ले वो सिविल लॉ होता है। कॉमन लॉ दरअसल डिराइव हुआ है केस लॉ से, यानी इसमें अगर हम ये देख लेना, इसको जो कॉमन लॉ है इसको हम जज मेड लॉ भी कहते हैं। कैसे कि यानी एक डिसीजन है, यानी एक जज है जिसने मिसाल के तौर पर किसी भी क्रिमिनल या प्रॉपर्टी केस में कहीं पे भी उसने फैसला दिया, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर उसी तरह का सेम केस आएगा तो वो केस फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा, जो पहले पास्ट में जो ये वाला डिसीजन दिया होगा ना जिस जज ने, इसी को ही देखते हुए आगे वो सेम डिसीजन ही देगा। तो ये दरअसल एक प्रेसिडेंट बन जाता है जो अगले केसेस में फिर उसी को ही देख के फैसला दिया जाता है। तो इसको हम जज मेड लॉज भी कहते हैं, कॉमन लॉ को। अब कॉमन लॉ अगर हम देख ले तो कॉमन लॉ हमारे पास इंग्लैंड में ये पाया जाता है। इंग्लैंड में कॉमन लॉ चल रहा है। तो और इसकी जो ये इसकी अगर हम बेसिक एग्जांपल ले ले कॉमन लॉ की, तो इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल मैग्ना कार्टा है। यानी उस टाइम के जो किंग था उस पे कुछ लिमिट्स लगाई गई थी कि जो लाइक किंग है वो भी अकाउंटेबल होगा, यानी वो कोई गैर आईनी काम नहीं कर सकता या कोई भी ऐसा काम जो कि पब्लिक के खिलाफ हो तो वो उसको नहीं कर सकता, बल्कि वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा। तो ये एक कॉमन लॉ की एक बेसिक डेरिवेशन है मैग्ना कार्टा। आगे हमारे पास रिलीजियस लॉ आ जाता है। रिलीजियस लॉ दरअसल रिलीजन से डिराइव हुआ होता है और ये रिलीजन पे बेस करता है। रिलीजियस लॉ में हमारे पास आगे बेसिक ये 3 लॉज आ जाते हैं, शरिया, हलाका और कैनन लॉ। शरिया लॉ क्या होता है, ये यानी जो इस्लामिक लॉज है उसको हम शरिया कहते हैं। इस्लाम के जितने भी लॉज आगे वो शरिया में आ जाते हैं। हलाका लॉ है आगे, वो बेसिकली जो ज्यूज हैं उनके लॉज को कहा जाता है। और ये जो हलाका लॉ होता है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, मतलब ये अनचेंजेबल होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसकी ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे जो हलाका लॉ है वो प्रॉपरली वहाँ पे अप्लाई हो रहा हो। क्यों है हमारे पास कैनन लॉ रेफर करता है क्रिश्चियनिटी को। कैनन लॉ सिमिलर है सिविल लॉ की तरह ही है। तो क्या होता है कि जो कैनन लॉ है इसको चर्च बनाते हैं, यानी चर्च में जो पादरी होते हैं जिनको फादर कहते हैं या प्रीस्ट हो गया, ये वो लोग बनाते थे पहले कैनन लॉ को। आगे हमारे पास कस्टमरी लॉ आ जाता है। कस्टमरी लॉ बेसिकली डिराइव हुआ है कस्टम से और ये कस्टम्स पर बेस करता है। कस्टम्स क्या होती है कि जो कस्टम्स है ये हमारे पास रवायात होती है जो यानी कि मुसलसल चलती आ रही है और जिसकी कोई मतलब पता ही ना हो कि यार ये कब से चलता आ रहा है। अब जैसे हमारे पास अगर हम देख ले कि लाइक पाकिस्तान इंडिया हो गया, यहाँ पे एक कस्टम है बसंत की, ठीक है। बसंत एक ट्रेडिशन बना हुआ है, कस्टम बना हुआ है। हर साल फरवरी में लोग बसंत मनाते हैं। तो अब किसी को नहीं पता कि बसंत शुरू कैसे हुआ था, लेकिन ये पता है कि ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है और कंटिन्यूसली लोग उसको हर साल क्या करते हैं कि बसंत मनाते हैं। कस्टम्स होते हैं, ये नहीं कि अगर 5 साल जी एक रवायत चली और उसके बाद जी 4 साल बंद होगी और फिर शुरू होगी तो हम उसको कस्टम्स कहेंगे, वो कस्टम नहीं होती। कस्टम्स कंटिन्यूसली एक प्रोसेस होता है और कंटिन्यूसली ये चलता आ रहा होता है। ये हमारे पास सोशलिस्ट और सोवियत लीगल सिस्टम है। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में हर चीज़ क्या होता है कि स्टेट की ओनरशिप होती है, लाइक प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री सेक्टर, सब कुछ स्टेट की ओनरशिप होती है, यानी इसमें प्राइवेट पर्सन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। और स्टेट का काम होता है कि वो सबके राइट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, यानी जितने भी उसके इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो भी उसके शहरी है, वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है। स्टेट क्या करती है कि जो
इसमें जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है, इसमें क्या करती है, स्टेट अपने लोगों के दरमियान ना इक्वली वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जबकि इसके बरक्स ये कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट लीगल सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि उसमें इक्वली वेल्थ डिवाइड नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि एक बंदा है, ठीक है, दो बंदे हैं, दोनों दोनों को भूख लगी है, और एक की ज़रूरत दो, एक कह रहा है कि यार मुझे ज़्यादा भूख लगी है, मुझे 2 रोटियां चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि यार मुझे ही भूख लगी है, मुझे 1 रोटी चाहिए, और 3 रोटियां होंगी। तो इक्विटी क्या होता है कि जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसको उतना प्रोवाइड किया जाता है। यानी जिसको ज़्यादा भूख लगी है तो इक्विटी के थ्रू क्या होता है कि उसको 2 रोटियां प्रोवाइड की जाएंगी। जिसको कम भूख लगी थी उसको क्या किया जाएगा, 1 रोटी प्रोवाइड की जाएगी। जबकि इक्वालिटी क्या होता है, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम इक्वालिटी क्या होता है कि वो कहता है कि नहीं, सबको एक जितना ही प्रोवाइड करना है। अब 2 बंदे हैं तो दोनों को 1.5 रोटी प्रोवाइड की जाएगी। ये सोशलिस्ट का कंसेप्ट होता है। जबकि कम्युनिस्ट का बेस करता है इक्विटी प्रोसेस पे, कि यानी जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उसको उतना प्रोवाइड किया जाएगा। प्लूरलिज्म यानी एक ही जोग्राफिक एरिया में मल्टीपल लीगल सिस्टम का एग्जिस्ट करना। ठीक है, लीगल प्लूरलिज्म की हमारे पास बेस्ट एग्जांपल वो स्टेट्स आ जाती है जो पहले किसी कंट्री या किसी स्टेट की कॉलोनीज रह चुकी होती है। जैसे कि हमारे पास इंडिया है, इंडिया पे पहले मुसलमानों ने हुक्मरानी की तो उनका एक कानून चल रहा था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने उन पे हुक्मरानी की, 100 साल हुक्मरानी की, तो उनका कानून आ गया। फिर हिंदुओं की अपनी एक आ गई हुकूमत आ गई और उन्होंने अपना कानून निकाला। तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ लीगल सिस्टम्स चल रहे हैं, मल्टीपल लीगल सिस्टम एक साथ चल रहे हैं एक ही जोग्राफिक एरिया में। तो ये लीगल प्लूरलिज्म होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। आई होप